कत्ल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजूहात क्या थी। गुज़िश्ता मजालिस में हम मुसलसल बयान कर रहे हैं कि आखिर ये दुश्मनी क्यों थी, किस वजह से थी। कल की मजलिस में मैंने आपके सामने पढ़ा कि ये दुश्मनी इमाम हुसैन की यजीद के साथ ही सिर्फ नहीं, यजीद के बाप की अली के हुसैन मौला के बाप के साथ, और यजीद के दादा की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दादा के साथ भी दुश्मनी थी। उन दुश्मनी की वजूहात क्या थी, वो वजूहात मैंने आपके सामने कल की मजलिस में रखी। कल हमारी गुफ्तगू यहां तक पहुंची कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब एक मुसलसल इक्तदार से दूर रखने के बाद जब अली इब्न अबी तालिब के हवाले इक्तदार किया गया, तो अब जब ये मौला अली के सामने इक्तदार आया है तो मौला अमीर अल मोमिनीन तक पहुंचते पहुंचते मलूकियत ने, हाकमियत ने इस्लाम को इतना कमजोर कर दिया था कि अब जब अमीर अल मोमिनीन को इक्तदार दिया गया तो अमीर अल मोमिनीन का दौर इक्तदार आसान दौर नहीं। एक शोरश बरपा थी, एक चारों तरफ से साजिशों का गढ़ था जिसपे मुसलसल इस हवाले से मौला अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद हम अली इब्न अबी तालिब को इन साजिशों में इतना घेर दें कि अली का दौरे हुकूमत जो है वो कमजोर हो। इसलिए आज तक ताहा हुसैन जैसा मुतअस्सब और बहुत से मौरखीन ये लिखते हैं कि माजल्ला सुम्मा माजल्ला अली कामयाब सियासतदान नहीं थे, इसलिए कि उनके सामने अली के होते हुए माविया की सियासत, और वो माविया की सियासत को बेहतर सियासत, यकीनन जहां माविया की सियासत हो वहां अली सियासतदान नहीं थे। अब हम बताएंगे, मैंने आपके सामने कहा कि यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी थी। आज की मजलिस आपके इंतहाई काम आने वाली गुफ्तगू है। मैंने आपके सामने पढ़ा कि यजीद के दादा हुसैन के दादा को दुश्मनी क्या थी। इसी अबू सुफियान ने फतह मक्का पे कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद यही अबू सुफियान मक्का से इसकी नस्ल, इसकी औलाद शाम की तरफ मुंतकिल हो, ये शाम चले गए। अगर हम लफ्ज शाम की गहराई में जाएं तो ये शाम जो है, इसका किताबें कहती हैं कि जिसे आज मुल्क शाम कहा जाता है, ये जनाब नूह के बेटे साम के नाम पे एक मुल्क आबाद हुआ था, एक शहर आबाद हुआ था। साम के बाद इस लफ्ज में तदवीन हुई, इसकी तरतीब तब्दील हुई और इसे शाम मशहूर हो गया। ये कदीम तरीन शहरों में से जनाब नूह के दौर में इस शहर की तारीख जो है वो हमें किताबों से मिलती है। शाम तजारत का मरकज बन चुका। शाम शहर को आप ये समझे कि शाम शहर में हर तरह की रंगो नस्ल के लोग आते थे और वहां पर तजारत किया करते। शाम में मुख्तलिफ कबाइल के लोग थे, और जहां मुख्तलिफ कबाइल के लोग हों, जहां किसी एक कबीले की सरपरस्ती ना हो, जहां कोई एक कबीला हुक्मरान ना हो, वहां पर कानून की कमी होती है। वहां पर आप ये समझे कि एक दूसरे के ऊपर हाकमियत कोई नहीं झाड़ता, तो इस वजह से तमाम अफराद अपनी मन मर्जी जो है वो मुसल्लत कर लेते हैं, तो उन्हें ज़हनी फिक्री आजादी होती। अरब के जितने भी खित्ते थे, अरब के जितने भी इलाके थे, उन तमाम इलाकों में कबाइल की हुक्मरानी, जो उस दौर का उस कबीले का हुक्मरान होता था, उसकी मर्जी के बगैर वहां काम नहीं हो सकता था, मर्जी के बगैर गुलाम लिया नहीं जा सकता था, आजाद नहीं किया जा सकता था। हत्ता कि ऊंट, घोड़ा, भेड़, बकरी की तजारत भी कबीले के सरदार के बगैर नहीं किया। लेकिन शाम एक ऐसा शहर था, मुल्क था, जहां पर इन तमाम चीजों की आजादी। तो शाम शहर की इस आजादी की वजह से, शाम में इस आजादाना माहौल की वजह से नस्ल अबू सुफियान जो थी वो शाम की तरफ हिजरत कर गई। ये लोग शाम जाकर आबाद हो। अब रसूल के बाद जब पहली खिलाफत का दौर आया, अब ये बात यहां से सुनिएगा, ये बात थोड़ी खुश्क होगी, लेकिन ये हिस्ट्री का एक मजबूत तरीन हिस्सा है जो मैं आज की मजलिस में रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। रसूल के जाने के बाद जब पहला खलीफा तख्त पे बैठा तो उसने फतूहात यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में अपना लश्कर भेज के उन इलाकों को फतह करने का सोचा। तो उसने एक लश्कर शाम की तरफ भेजा ताकि वो शाम को भी फतह करे। रूम की तरफ लश्कर चले गए, ईरान की तरफ लश्कर चले गए, क्योंकि इस्लाम मरकज बन चुका था, इस्लाम की हाकमियत हो चुकी थी और अरब का इलाका जो है वो इस्लाम के तसल्लुत में आ चुका था। तो अब वो चाहते थे कि अब हुकूमत के दायरे को बढ़ाएं, सिर्फ ये अरब तक ना रहे, अब आप हम दूसरे रियासतों की तरफ और दूसरी तहजीबों की तरफ भी जाएं। तो रूम की तरफ और ईरान की तरफ जब लश्कर भेजे तो उन्हीं में से एक लश्कर शाम की तरफ भेजा। जब एक लश्कर भेजा तो उसके सरदार मुकर्रर अमर बिन आस, शर्जील इब्न हसना, अबू अबैदा इब्न जरहा और यजीद बिन अबू सुफियान। सरदार जो है अमर बिन आस, शर्जील इब्न हसना,
ابو عبیدہ जरा और यजीद बिन अबू सुफियान, ये 4 लोग इसके साथ. ये बात आज की गुफ्तगू में रिकॉर्ड का हिस्सा बननी चाहिए और इस बात को लोगों तक पहुंचना चाहिए कि एक मुआविया का बेटा यजीद था और एक मुआविया का भाई भी यजीद था. एक यजीद इब्ने मुआविया था और एक यजीद इब्ने अबू सुफियान था. मुआविया का एक बड़ा भाई था जिसका नाम यजीद था, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे का नाम भी यजीद रखा. एक बहुत बड़ी इल्मी गलती, एक बहुत बड़ी इल्मी बदमाशी अगली सतर में उसको खत्म करने लगा हूं कि ये जो हदीसें गढ़ी गई हैं ना कि यजीद जंगे कुस्तुनतुनिया में गया था और नबी की हदीस थी कि जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा वो जन्नती होगा, तो उस जगह पे जिस यजीद का ये तज़किरा करते हैं जब कुस्तुनतुनिया को फतह करने में, पहले तो हमारे अकीदे में ऐसी कोई हदीस नहीं है, लेकिन वाकया कुस्तुनतुनिया में भी जो यजीद था वो यजीद बिन मुआविया नहीं था, वो यजीद बिन अबू सुफियान था. अगर हम उससे मुराद यजीद बिन मुआविया लेंगे तो मेरी समझ में उन मौरखीन की ये बात नहीं आती कि अगर वो यजीद बिन मुआविया था तो ये कैसा बेटा था जो बाप से पहले पैदा हो चुका था. लिहाजा जंगे कुस्तुनतुनिया में जो यजीद था वो यजीद बिन अबू सुफियान. अब इन्होंने ये 4 सरदार मुकर्रर किए खलीफा अव्वल ने और उन्हें शाम की तरफ भेज दिया. और शाम की तरफ भेज के उन्हें ये कहा, क्योंकि उस दौर में जो शाम था जिसे आज मुल्क शाम कहा जाता है, उसके मुख्तलिफ हिस्से थे. शाम पूरा इलाका था और उसमें मुख्तलिफ हिस्से थे. मसलन उसमें उसका एक हिस्सा जो था उसे दमिश्क कहा जाता, दमिश्क उसमें आता था, फलस्तीन उसमें आता था, उर्दन उसमें आता था और हमस उसमें आता. ये वो इलाके थे जो शाम का हिस्सा थे. जब इसने शाम की तरफ लश्कर भेजा तो शाम की तरफ लश्कर भेज के साथ ही इन्होंने ये कह दिया कि अगर शाम फतह हो जाए, ये पूरा इलाका आप फतह कर लें, आप जो 4 सरदार जा रहे हैं, तो हमस जो है, जो आज फलस्तीन के एरिया में है, उसकी गवर्नरी मिलेगी अबू उबैदा जरा, उर्दन की सरबराही मिलेगी शर्जील बिन हसना और फलस्तीन की गवर्नरी मिलेगी अमर बिन आस और दमिश्क का सरबराह बनाया जाएगा यजीद बिन अबू सुफियान. लिहाजा अगर तुम इस इलाके को फतह कर लो तो ये चारों मुल्क जो है तुम चारों आपस में बांट लेना और मैं तुम्हें पहले ही लिख के देता हूं कि इसमें तुम ही हुक्मरान बन जाना, फतह भी तुम कर लेना, हाकम भी तुम बन जाना. ये कौन सा दौर? पहली खिलाफत. अब जब ये वादा करके उनको भेज दिया गया तो 18 ये जो इधर से पहले खलीफा ने इनको भेजा तो इन्होंने जाके 18 हिजरी में इसको फतह कर लिया. अब उधर से पहली खिलाफत का दौर भी गुजर चुका था, दूसरी खिलाफत का दौर भी गुजर चुका था और तीसरी खिलाफत का दौर आ चुका था. लिहाजा यजीद बिन अबू सुफियान, जो अबू सुफियान का बेटा था, वो दमिश्क का मालिक बना 18 हिजरी में. जब ये दमिश्क का मालिक बना तो 18 हिजरी में ये ताउन के मर्ज में मुब्तला हुआ और ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर ये मर गया. ये मरता हुआ अपने छोटे भाई मुआविया बिन अबू सुफियान को दमिश्क का गवर्नर बना. जब ये मरता हुआ अपने भाई को दमिश्क का गवर्नर बना गया तो उधर तीसरे खलीफा का दौर का आगाज हो गया. अब ये लफ्ज मैंने थोड़ी सी आपको तमहीज सुनाई थी, ये खुश्क थी, लेकिन अब इसमें से मैं जो नतीजा निकालने लगा, 18 हिजरी में जब यजीद बिन अबू सुफियान के मरने के बाद मुआविया बिन अबू सुफियान तख्त पर बैठा तो उधर उस्मान इब्ने उफ़ान मुसलमानों के तीसरे खलीफा बन गए. वो भी उमवी थे, ये भी उमवी था. वो भी नस्ल उमैया से थे, ये भी नस्ल उमैया. वो भी उस्मान बिन अफ़ान बिन आस बिन उमैया थे और ये जो था ये मुआविया बिन अबू सुफियान बिन आस बिन उमैया, यानी नस्ल एक थी, दोनों के परदादा एक थे. अब मदीना में भी उमवी हुक्मरान बैठ गया और शाम में भी उमवी हुक्मरान बैठ गया. मैं करबला के वजूहात पढ़ रहा हूं. दुश्मनी मैंने कल की तकरीर में पढ़ी थी कि दुश्मनी पुरानी थी. जिसकी दुश्मनी थी उसी की नस्ल में से 2 लोग, एक मदीने में मुसलमानों का हाकम बन गया और एक शाम में मुसलमानों का हाकम. जब वो दमिश्क में मुसलमानों का हाकम बना तो तीसरे खलीफा ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर लिख के भेजा, एक सरकारी हुक्मनामा लिख के भेजा कि मैं यजीद मुआविया बिन अबू सुफियान को सिर्फ दमिश्क का गवर्नर नहीं, उर्दन, फलस्तीन, जहां शर्जील बिन हसना, अबू उबैदा बिन जरा और अमर बिन आस हमस, इन तीनों इलाकों के गवर्नर अपनी अपनी गवर्नरी छोड़ के ये तीनों इलाके भी मुआविया बिन अबू सुफियान के तसल्लुत. अब वो 3 इलाके भी मुआविया बिन अबू सुफियान के तसल्लुत. अब बिला शिरकत गैर, बगैर किसी हिस्सादारी और शराकत, मुआविया बिन अबू सुफियान 18 हिजरी को
पूरे इलाके शाम का हाकम बना। ये 18 हिजरी को शाम का हाकम बना, 23 हिजरी में तीसरे दौर का आगाज हो रहा है। अब यहां से लेके 61 हिजरी तक ये मुसलसल शाम का हाकम, 41 साल, 41 ईयर्स, 41 साल बगैर किसी किस्म की मुजाहमत के, बगैर किसी किस्म की शिरकत के, इन्होंने इलाकाए शाम, अमीर तरीन इलाका था, उसकी हाकमियत की 41 साल। और अगली बात सुनिएगा तारीख की, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये कोई शिया तारीख नहीं है, मैंने कल भी कहा था तारीख का मजहब और मसलक नहीं होता। 41 साल शाम के हाकम ने एक दिरहम और एक दिनार भी मदीने में मरकजी हुकूमत को नहीं दिया। यानी कि जिनके पास जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, जितना भी माल इकट्ठा होता था, जितना भी सरकारी टैक्स इकट्ठा होता था, ये सिर्फ शाम में रखते। अब शाम में क्या होने लगा, शाम में मस्जिदें नहीं महल बनने लगे, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े कसर। अब शाम में बिल्कुल वही निजाम आ गया जिसकी मुखालिफत करते हुए मक्का में रसूल ने ऐलान किया। यानी कि रिसालत इमाम के आने से पहले अरब में शहनशाहियत थी, बड़े बड़े कसर बनाए जाते थे, बड़े बड़े महल बनाए जाते थे, शहनशाह उनमें रहते थे, बाकी लोग उनकी राया होती थी, वो उसको उन पे मुकम्मल हक रखते थे। किसी को अपनी जान, इज्जत, माल, औलाद पे कोई हक नहीं होता था। जो भी शहनशाह होता था वो उन तमाम इंसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह इस्तेमाल करता था। खुद बड़े बड़े घरों में रहते थे, बड़े बड़े घर बनाना, ऊंचे ऊंचे घर बनाना, ये उनकी फितरत। इस्लाम उसकी नफी में आया, इस्लाम ने उनकी मुसम्मत की थी, इस्लाम ने बादशाहत के निजाम को चैलेंज किया। अब ये है बदबख्ती मुसलमानों की तारीख की कि जिसको खत्म करने के लिए इस्लाम आया था, अबू सुफियान की नस्ल ने इस्लाम से बदला ये लिया कि मुसलमान बन के उसी निजाम को इस्लाम की सूरत में दोबारा ले आए। अब जब वो इस निजाम को लेके आए तो अब इस निजाम को शाह साहब कहते हैं मलूकियत। अब इस पे अबुल आला मदूदी अहले सुन्नत के जो मौलाना थे, उन्होंने किताब लिखी थी खिलाफत मलूकियत। वो कहते थे कि मदीना में जो खुलफा थे वो खिलाफत के दौर को शाम वालों ने मलूकियत में बदल दिया। वहां खिलाफत रही लेकिन शाम में खलीफत और रसूल नहीं, शाम में मलूकियत। इधर शाम में मलूकियत का राज हो गया जी, बड़े बड़े कसर, बड़े बड़े महल। अब इन्होंने मलूकियत की बुनियाद डाली। मलूकियत का मजाज क्या होता है, वहां मजाज ये होता है सिर्फ शहनशाहियत हो, सिर्फ अपना हुक्म चले, उसके अलावा किसी की बात नहीं। अब मैंने आपके सामने पढ़ा कि कितने साल इन्होंने हुकूमत की, 41 साल, 41 ईयर। 41 साल मुसलसल जब एक हाकम रहा हो और एक ही शख्स की हुक्मरानी हो, तो आप मुझे बताएं कि वहां लोगों की जहनीत क्या हो। अब शाम वालों ने मदीने वाला इस्लाम देखा है, उन्हें यह पता था कि ये मुसलमानों का नुमाइंदा है, ये मुसलमानों का खलीफा है। जो वो करते थे शाम वाले उसे इस्लाम समझ, बात समझ में आ रही जी। यानी कि अब यहां पर आके जो लोग कहते हैं इस्लाम इतना बदनाम क्यों हुआ, मैं बताता हूँ इस्लाम बदनाम। इन लोगों ने, इन बादशाहों के किरदारों को नए मुसलमान होने वाले लोगों ने असल इस्लाम समझा, क्योंकि उन्होंने अहले बैत को देखा ही नहीं था, ना उन्होंने रसूल को देखा, ना उन्होंने मौला अली को देखा, ना वो कभी मदीना गए। वो शाम में इन्होंने उनको मुसलमान किया कि कलमा पढ़ो, उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने कहा जी वो जो मदीने वाला मोहम्मद है जिसकी अरब में हुक्मरानी है, मैं उसका नुमाइंदा हूं। उन्होंने कहा ठीक है। अब इनके जो किरदार होते थे वो समझते थे ये इस्लाम है। शाम वालों ने सिक्के का दूसरा रुख देखा ही नहीं, इन्होंने मलूकियत को इस्लाम, इन्होंने उमवियों के किरदार को, ये समझते थे ये इस्लाम के हुक्मरान है, ये इस्लाम के हाकिम है, तो जो ये कर रहे हैं वो इस्लाम। अब उधर से मौला अमीरुल मोमिनीन को जब इक़्तिदार मिला, तो जब मौला अमीरुल मोमिनीन के पास इक़्तिदार आया तो इक़्तिदार की जड़ें इतनी कमजोर हो चुकी थी। मदीना, उससे पहले खलीफा कत्ल हो चुका था, मदीना में उसके कत्ल के खिलाफ एहतजाज हो रहा था और उसकी जिम्मेदारी मौला अली को ठहराया जा रहा। मदीना में तीसरे खलीफा के कत्ल के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन उस कत्ल के एहतजाज में अली के खिलाफ इकट्ठे हो, शाम इनके कब्जे में था। तीसरा खलीफा जाता हुआ बसरा का, कूफा का, इन तमाम इलाकों के गवर्नर्स अपने रिश्तेदार और रोमैया की नस्ल के लोग बैठा बैठा। आप समझें कि अमीरुल मोमिनीन ने किस दौर में हुक्मरानी की, ना मदीना अली के पास, ना बसरा अली के पास, ना कूफा अली के पास। इस तमाम हालत में, इस तमाम शोरश में मौला अमीरुल मोमिनीन ने ये फैसला किया कि अब मुझे मदीना नहीं रहना। मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपना तख्त हुकूमत कूफा में कायम किया। मौला कूफा क्यों आए थे? कूफा मौला इसलिए आए थे कि ये बसरा के बिल्कुल करीब था, बसरा फौजी छावनी थी, बसरा जो थी वो आर्मी का बेस कैंप था और शाम से फौजें जो थी वो बसरा तक पहुंच चुकी थी।
اور बसरा से आगे इनकी अगली मंजिल मदीना। इस तमाम रस्ते में जितने भी छोटे 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 शहर और मुल्क आते थे, उन तमाम में इनके हाकम बैठे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कूफा अपना तख्ते हुकूमत रख के इनका रास्ता रोका। ये बातें खुश्क जरूर लगेंगी, लेकिन इन बातों में मैं ये चाहता हूं कि ये तारीख जो किताबों में गर्द आलूद हो चुकी है, मैं लफ्जों की सूरत में जहनों तक पहुंचा। अब मौला अमीर अल मोमिनीन कूफा आ चुके थे। कूफा आने की वजह कि अली ने फरमाया कि यहां से इनका रास्ता रोका, मदीने वाली साजिशों का भी मुकाबला करूं, शाम वाली साजिशों का भी मुकाबला करूं। दरमियान में आके मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपना तख्ते कूफा, फौजी छावनी थी, कूफा में भी फौजों के लोग रहते थे, कूफा में भी ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने मौला अमीर अल मोमिनीन, अब कूफा की जो हालत थी, ये कूफा बहुत पुराना शहर नहीं था, ये बहुत बाद में बना हुआ शहर था। कूफा के लोगों ने, अक्सरियत ने मौला अली का साथ दिया। उसकी वजह यह है कि जो जंग जमल हुई है, उस जंग जमल में सिर्फ 1,000 लोग मदीने से आए थे, बाकी 70,000 लोग जो है वो कूफा से अली के साथ थे। अब जो चालें शाम में बैठ के यजीद का बाप चल रहा था, उसका मुकाबला कूफा में बैठ के अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब, अमीर अल मोमिनीन ने इस अंदाज से इसकी शोरश को खत्म किया। अब इन्होंने लोगों के जहन बना दिए, अली की दुश्मनी में नस्लें तैयार कर दी, अमीर अल मोमिनीन की दुश्मनी में नस्लें तैयार। अब अमीर अल मोमिनीन खुद बैठे हुए हैं कूफा में और जंग जमल आ चुकी है। जंग जमल में अमीर अल मोमिनीन ने बड़ी हिकमत के साथ अमीर अल मोमिनीन ने इस जंग का पासा पलट। और जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने ऊंटनी के सीने पे नेजा मारा था, तो उधर से माविया का कासद पहुंच गया। अली ने वही नेजा लहू से भरा निकाल के उसको खत लिखा कि होशियार हो जा, अब अली शाम आ रहा है, तैयार हो जा, अब अली तेरी तरफ शाम आ रहा है। जंग जमल को बड़ी हिकमत के साथ मौला ने वो किया। जब जंग जमल खत्म हो चुकी, तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने मुसलमानों को माले गनीमत नहीं लूटने दिया जो मौला अमीर अल मोमिनीन के लश्कर में आए। अली इब्न अबी तालिब वापस कूफा आ गए। जब कूफा आ गए तो अब सफीन की तैयारी शुरू। सफीन एक मैदान है, उस मैदान में मुआविया अपना लश्कर लेके पहुंच गया था। अमीर अल मोमिनीन ने कूफा में बैठ के खत लिखा। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, तू अपने साथी भेज रहा है, अपने लोग भेज रहा है जो कूफा में आके रात की तरीकी में आते हैं और मेरे मानने वालों को तकलीफ और अजियत देते हैं। अगर तुझ में जुर्रत है तो सीधा अली के मुकाबले पे क्यों नहीं आता, तो खुद अली के मुकाबले पे। अब जब अली जमल और सफीन में जा रहे थे, तो मेरे सुनने वाले सामीन और नाजरीन, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बदर वाला जवान अली नहीं था, ये उहुद वाले अली नहीं। लेकिन फिर भी अमीर अल मोमिनीन ने उस ज़ईफी में अपना शबाब दिखाया। आज जब जमल और सफीन में अमीर अल मोमिनीन जा रहे थे, तो अमीर अल मोमिनीन को अपनी ज़ईफी पे इस वजह से अली अपने आप को कमजोर महसूस नहीं कर रहे थे कि अमीर अल मोमिनीन के साथ 18 उस दौर के अली चल रहे हैं। जिधर चेहरा देखते थे ऐसे लगता था कि मुख्तलिफ 18 आईने हैं जिससे अली नजर आ रहा है। सफीन के मैदान में, सफीन में मुआविया का लश्कर पहले पहुंच गया। इसने दरिया फुरात के किनारे पे कब्जा कर लिया। दरिया फुरात के किनारे पे कब्जा करना था। खबर अमीर अल मोमिनीन को पहुंची कि यार इन्होंने दरिया फुरात के किनारे पे कब्जा कर लिया। अमीर अल मोमिनीन ने हजरत इमाम हसन को भेजा, हसन इनसे जाके कह दरिया फुरात का किनारा खाली करो। इमाम हसन ने आके इनसे कहा दरिया फुरात का किनारा खाली करो। इन्होंने कहा हम अली और अली के लश्कर को पानी नहीं पीने देंगे, हम अली और अली के लश्कर को यहाँ से फुरात से पानी नहीं लेने देंगे। इतना कहना था। मौला इमाम हसन ने कहा तुम्हारी जुर्रत ही नहीं है कि तुम अली के लश्कर में पानी बंद करो। तुम्हें नहीं पता कायनात का सारा पानी मेरी माँ फातिमा का हक है और हम अपनी माँ के हक पे किसी को कब्जा नहीं करने देते। किताबें कहती हैं कि मौला इमाम हसन मुश्तबा ने बाबा अली से पूछा। अमीर अल मोमिनीन ने कहा था, ए हसन अगर ये फुरात का किनारा खाली करें तो ठीक है, पहले गुफ्तगू से बात करना, पहले जुबान से बात करना, पहले इन्हें अखलाक से समझाना। अगर ना समझे तो मैं अली तुम्हें इख्तियार दे के भेज रहा हूं कि तुम इनसे बजौर शमशीर, बजौर बाजू, बजौर ताकत भी इनसे दरिया फुरात का किनारा खाली करवा सकते हो। मालिक अशतर ने जो ही इनका जवाब सुना कि वो दरिया फुरात का किनारा खाली नहीं करवाएंगे, तो मालिक अशतर ने कहा, ए मौला हजरत इमाम हसन मुश्तबा, मुझे इजाजत दीजिए शहजादा, मैं लश्कर को तैयार करूं, मैं तीर अंदाजों को आगे करूं, मैं तलवार बाजों को पीछे करूं, मैं लश्कर लेके इन पे हमला करूं, क्योंकि आपके बाबा अली ने आपको इजाजत दी थी। मेरे हसन ने एक दफा देख के मालिक अशतर का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे, अय चचा मालिक, अगर जंग करनी हो तो लश्कर की जरूरत नहीं, इन पूरे लश्कर के लिए अकेला हसन काफी है। मुझे लश्कर की जरूरत नहीं, मुझे तीरबाजों की जरूरत नहीं, मुझे तलवारबाजों की जरूरत नहीं, मुझे अकेले हसन को जाने दीजिए। मालिक इस तरह देख के कहा, मौला ये हजारों का लश्कर है, दरिया फुरात का किनारा है, आप अली के बड़े बेटे हैं, आप आने वाले इमाम हैं, मैं कभी भी आपको इन चलते हुए तीरों में, इन लश्कर में मैं भेज नहीं सकता। किताबें कहती हैं हुक्म इमाम के तहत मालिक इस तरह वहीं रुके। अमीर हसन ने अपने बाबा अली की तरफ देखा, अली खैमे से बाहर आए, अली ने हाथ उठा के मौला हसन को इजाजत दी। इमाम हसन घोड़े की जीन पे आए। किताबें कहती हैं मौला हसन ने तलवार चलाने के लिए न तलवार
तलवार को दाएं बाएं। मौला इमाम हसन ने अपनी तलवार को एक सीधे बाजू के रुख पे किया और करके अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। फुरात के किनारे पे जितने सिपाही खड़े थे, जहां जहां से मौला हसन का घोड़ा गुजर रहा था, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे। जब दरिया फुरात का किनारा खाली हुआ, मेरे हसन ने अपना अलम जमीन पे गाड़ के कहा, हम एक अली नहीं, हम कई अली हैं, हम सारे अली हैं। बेशक दरिया फुरात का किनारा खाली हुआ। किनारा खाली होने के बाद अमीर हसन ने अपने लश्कर से कहा, आओ फुरात पे कब्जा करो। फुरात पे कब्जा हुआ। मुआविया के लश्कर से चीखों की आवाजें आई, ऐ अली हम प्यासे हैं। मौला हसन की आवाज आई, हम तुम पे दरिया फुरात का किनारा खोलते हैं, क्योंकि हम सखी भी हैं, हम करीम भी हैं। फुरात का किनारा आए। मेरे हसन ने अपने लश्कर से कहा कि मुआविया के लश्कर के जो लोग भी पानी पीना चाहें, इन्हें पानी पीने से ना रोकना, जितना पानी पीना चाहें पानी। दरिया फुरात के किनारे पे जंग उसी वक्त खत्म हो जाती जब लश्कर ने फुरात पे कब्जा कर लिया था। अगर मौला हसन इन पे पानी बंद कर देते तो कितनी देर तक फौज जो है वो सरवाइव कर सकती थी। मर जाती फौज 2 या 3 दिन में, बगैर जंग के फैसला हो जाता। लेकिन नहीं, ये करीम है। अगले दिन सफीन का मक्तल सजा। ये वो जंग है जहां पर अमीर अल मोमिनीन ने अपने बेटों को खुल के लड़ने का मौका दिया। जहां अमीर अल मोमिनीन ने कहा था कि मेरे बेटे अपनी मर्जी से जितना हो सके लड़े। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जो मैदान सफीन में जंग की लश्कर बंदी की थी, जो लश्कर की तरतीब दी थी, उसका अंदाज ये था कि पहले अली के बेटे थे, फिर हाशमी थे, फिर अली के खास सहाबा थे, और पीछे थी का लश्कर। आगे आगे घोड़े पे अली, पीछे पीछे अमीर अल मोमिनीन के बेटे, ऐसे जैसे सितारों के झुरमुट में चांद चलता। उधर से लाखों का रश। अमीर अल मोमिनीन ने सबसे पहले अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को भेजा। मोहम्मद हनफिया मक्तल की जानब चले। अमीर अल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में आके, मोहम्मद अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले दांतों पे मजबूती के साथ बंधना, और तुम्हारी नजर पहले लश्कर पे नहीं, तुम्हारी नजर आखिरी सफ पे होनी चाहिए। पहली सफ को नहीं देखना, आखिरी सफ को देखना है। मोहम्मद हनफिया अमीर अल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक घोड़ा लेके चले। सामने से तीर अंदाजों का पहला हमला हुआ, पहला तीरों की बारिश आई। मोहम्मद हनफिया ने अपने सर को नीचे झुकाया, घोड़े को एक लम्हे के लिए रोका। तीर सर से गुजरे। मोहम्मद बिन हनफिया ने दोबारा घोड़ा दौड़ाया, फिर आगे से तीरों की बारिश आई। मोहम्मद हनफिया ने अपने सर को फिर एक दफा नीचे किया, अपने तीरों को सर से गुजारा। तीसरी बार जब मोहम्मद हनफिया रुके तो मोहम्मद हनफिया ने देखा कि सामने से तीर आ रहे हैं और मेरे करीब से घोड़ा सवार दौड़ के निकल गया है। मोहम्मद हनफिया ने कहा, ये कौन गया है, क्योंकि बाबा ने तो मुझे हुक्म दिया था। या पीछे से किसी ने आकर, मोहम्मद वापस आ जा, हसन खुद चले गए। मोहम्मद आप वापस आ जाए, मौला हसन खुद चले गए हैं। जब मौला हसन के जाने का नाम सुना, मोहम्मद हनफिया वापस आए। मौला अमीर अल मोमिनीन घोड़े पे बैठे हुए थे। मोहम्मद हनफिया करीब आए, करीब आके अपने सर को झुकाया। मौला हसन ने कहा, मोहम्मद हनफिया शर्मिंदा हो रहा है कि तूने 3 बार अपने घोड़े को रोका और तेरे पास से हसन गुजर गया। तेरा और उसका मुकाबला नहीं है, तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है, वो अली का बेटा है, वो मुस्तफा का बेटा है। बस अजीजाने मोहतरम, सामीन ग्रामी कद्र, मौला हसन मुश्तबा ने बहुत जबरदस्त हमला किया। मौला हसन मुश्तबा के बाद अगली बेहतरीन वार मौला अब्बास का था। बिल्कुल बिल्कुल उभरती हुई जवानी और शबाब था मौला सरकार अबुल फजल अब्बास बादशाह का। जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने सखी अब्बास को सफीन के मैदान की तरफ, मौला अब्बास सफीन में गए और चेहरे पे नकाब लेके गए। मौला अमीर अल मोमिनीन ने खुद मौला अब्बास को घोड़े की जीन पे बिठाया। घोड़े की जीन पे अब्बास बैठे हैं तो आज घोड़े के चलने का अंदाज बदल, क्योंकि आज अली ने अली को घोड़े पे सवार करवाया। मौला अबुल फजल अब्बास लाखों के लश्कर के सामने गए। वहां से एक कुरैब नामी शख्स आया। उसने आके मौला अब्बास के सामने खड़े होकर कहा कि मैं जंग करने के लिए आया था, लेकिन तेरे साथ नहीं लड़ सकता। मौला अब्बास ने कहा, मेरे साथ क्यों नहीं लड़ सकता? उसने कहा, तू अभी छोटा है। ये कह के जाने लगा। सखी अब्बास ने उसके जाते हुए गिरेबान से पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींच के कहा, तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है जो हमें छोटा समझे? कुरैब से कहा, वार कर। कुरैब ने कहा, पहले तू कर। मौला अब्बास ने कहा, तू बाद में बचेगा तो करेगा। कुरैब ने अपने बदन की पूरी ताकत इकट्ठी की। अपने बदन की पूरी ताकत को इकट्ठा करके अपनी कलाई में लेके आया और दोनों हाथों से अपनी तलवार को पकड़ के अपने पीछे से तलवार को लाके पूरे जोर से तलवार सखी अब्बास के सर की तरफ की। मौला अब्बास ने तलवार खींची नहीं, मौला अब्बास ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा। उसको अपनी आंखों में मौत रक्स करती हुई नजर आई। उसके बदन में कपकपी तारी हुई।
उसके हाथ से तलवार छूट के जमीन पे गिरी। तलवार का जमीन पे गिरना था, उसका बदन वहीं पे सकते की हालत में खड़ा सखी अब्बास की आंखों की तरफ देख रहा था। मौला अब्बास ने अपनी तलवार को न्याम से निकाल के गुजरते हुए अब्बास मौला ने न जोर का हमला, न सीने का हमला, न बाजू का जोर, न कलाई का जोर, मौला अब्बास ने अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे फेरा। उसकी तलवार गर्दन पे फिरनी थी या उसकी गर्दन लुढ़कती हुई जमीन पे आके गिरी। मौला अब्बास 4 कदम आगे गए, माल के स्तर बढ़ के पीछे आए। मौला अब्बास के हाथों से तलवार ली, तलवार को दाएं और बाएं देखा, तलवार पे कोई लहू का धब्बा नहीं, कोई खून की लकीर नहीं। मौला माल के अस्तर मौला अब्बास की तरफ देख के कहते हैं, अभी कत्ल करके आई है, इस पे उसका एक भी खून का कतरा नहीं लगा और उसका सर जमीन पे गिर गया है। जनाब अब्बास देख के कहते, चचा माल के अस्तर, आप मेरे बाबा के सहाबी हैं, आपको नहीं पता जो कत्ल हुआ वो निजस था, इसके कब्जे पे ततहीर का हाथ था।